आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार, शिक्षा संबंधी योजना। दरअसल प्लेटो द रिपब्लिक के माध्यम से जो उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें न्याय पर आधारित एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है। और उस आदर्श राज्य में, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं और हम जानते हैं कि आदर्श राज्य का मतलब है कि वहाँ प्रकृति प्रदत्त गुणों के आधार पर 3 वर्ग हों: शासक वर्ग, रक्षक वर्ग और उत्पादन वर्ग। तीनों वर्ग बिना किसी वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप किए केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखें, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें, तभी जाकर के एक आदर्श नैतिक और आध्यात्मिक समाज या राज्य का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई व्याधि न हो, कोई कमजोरी न हो, कोई समस्या न हो। राज्य की इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्लेटो जो सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रस्तुत करता है, जिसके माध्यम से इन तीनों वर्गों को न केवल उनके गुणों को पहचानने में उनकी सहायता करें, बल्कि उन गुणों के आधार पर कर्तव्यों के निर्वहन को सीखने में भी सहायता करें और उन कर्तव्यों के पालन में भी सहायक हो। कुल मिलाकर के व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ बनाने, जो राज्य की एकता और सामंजस्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसको सिखाने का या उसको व्यक्ति में भरने का, डालने का जो दायित्व इस योजना पर उन्होंने डाला, वो था उसका शिक्षा का सिद्धांत। और शिक्षा संबंधी विचारों को उन्होंने इतने विस्तार से लिखा कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान रूसो द रिपब्लिक को राजनीति पर नहीं बल्कि शिक्षा शास्त्र पर लिखा जाने वाला सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया। प्लेटो ये मान करके चलता है कि केवल लोगों में प्राकृतिक गुणों का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन गुणों को निखारना और उन गुणों से जुड़े हुए कर्तव्यों को पहचानना, उन कर्तव्यों को आत्मसात करना, उन मूल्यों को आत्मसात करना, उसके आधार पर कर्तव्यों का निर्वहन करना, ये सारे कार्य यदि कोई कर सकता है तो वह शिक्षा संबंधी सिद्धांत। तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसे शिक्षा प्रणाली की जो व्यक्ति के चारित्रिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार के विकास को सुनिश्चित करे, ताकि आदर्श राज्य की निर्माण में नागरिकों से जो अपेक्षित जो उनकी भूमिका है, उन भूमिका का निर्वहन करने में वो पूरी तरह से सक्षम बन सकें। इसका दायित्व राज्य प्रथा और राज्य इस कार्य को
शिक्षा पद्धति के माध्यम से करना चाहता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि कैसी शिक्षा प्रणाली जो राज्य के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में राज्य की सहायता करे। इसके लिए उन्होंने दो प्रकार की शिक्षा पद्धति जो प्रचलित थी उसका अध्ययन किया। पहली शिक्षा पद्धति थी एथेंस की और दूसरी स्पार्टा की। दोनों ही शिक्षा पद्धति का उन्होंने गहन अध्ययन किया और दोनों ही शिक्षा पद्धति को गुणों को मिला करके समाविष्ट करके एक नई शिक्षा पद्धति जो उनके राज्य को सूट करती है, कि राज्य की आवश्यकताओं को पूरा कर रही थी, उनको लोगों के सामने रखा। सबसे पहले हम देखें किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली प्लेटो के काल में प्रचलित थी। तो पहला था एथेंस की शिक्षा प्रणाली। एथेंस की शिक्षा प्रणाली में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। शिक्षा पूर्णतः परिवार का दायित्व था और परिवार अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है अपने परिवार के सदस्यों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर देता था। ये शिक्षा पद्धति जो है 3 भागों में बटी हुई थी। प्रथम लेवल की शिक्षा जो है वो 6 वर्ष से शुरू होकर 14 वर्ष तक चलने वाली थी। इस दौरान बच्चों को मूल रूप से पढ़ाई लिखाई और साहित्य, कविता, संगीत तथा व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी। कुल मिलाकर के इसमें जो है बच्चों के शारीरिक और चारित्रिक विकास को महत्व दिया जाता है। व्यायाम के माध्यम से वो अपने शारीरिक शरीर का विकास कर सके, शरीर को पुष्ट कर सके, और संगीत, साहित्य, कला के माध्यम से वो अपना चारित्रिक विकास कर सके। 14 वर्ष के बाद 14 से 18 वर्ष की आयु की शिक्षा माध्यमिक स्तर की शिक्षा थी, जिस शिक्षा में मूल रूप से सोफिस्टों के अलंकार, भाषण कला और राजनीति संबंधी शिक्षा दी जाती थी। और फिर तीसरे लेवल की परीक्षा थी, थर्ड स्टेज की शिक्षा थी जो 18 से 20 वर्ष की थी, और वो सैनिक शिक्षा थी। तो इस तरह की शिक्षा पद्धति एथेंस में प्रचलित थी। लेकिन इसका मूल आधार क्या था कि एथेंस की शिक्षा पद्धति बहुत ही एलैबोरेट थी, व्यापक थी, जिसमें व्यक्ति के शारीरिक मानसिक प्रशिक्षण के साथ साथ उसका जो है चारित्रिक प्रशिक्षण, तीनों चीज़ें इसमें शामिल थी। लेकिन ये मूलतः राज्य से इसका कोई लेना देना नहीं था, ये मूलतः पारिवारिक दायित्व था। दूसरी तरफ जो शिक्षा पद्धति प्रचलित थी वो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति थी। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी कि वो राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा पद्धति थी। राज्य का दायित्व था कि प्रत्येक नागरिकों की शिक्षा सुनिश्चित करें। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वहां स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा दी जा रही थी, और शारीरिक शिक्षा भी स्त्रियों के लिए अनिवार्य थी। लेकिन समस्या ये थी उस शिक्षा पद्धति के साथ कि उनकी पूरी शिक्षा पद्धति राज्य को सैनिक प्रदान करने के लिए थी या राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए थी। नागरिकों के या व्यक्तियों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए उसमें कोई जगह नहीं थी। इस तरह से 2 शिक्षण प्रणाली प्रचलित थी। इन दोनों शिक्षण प्रणाली को मिला करके और एक नवीन शिक्षा प्रणाली या शिक्षा व्यवस्था प्लेटो ने लोगों के सामने रखी। प्लेटो की शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है वैसे तो शासक वर्ग को ट्रेन करना था, लेकिन यदि हम उसकी शिक्षा पद्धति को देखें तो बहुत एलैबोरेट थी। सबसे पहले ब्रॉडली हम उनकी शिक्षा प्रणाली को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा।
प्रारंभिक शिक्षा में उनकी शिक्षा 6 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक चलती है। लेकिन इस प्रारंभिक शिक्षा को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा। एक शिक्षा का स्टेज था जो 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच तक चलती है, और इस अवधि में व्यक्ति के लिए जो विषय वस्तु चुने गए, जो पाठ्यक्रम चुने गए हैं, वो साहित्य, कविता, संगीत के साथ साथ व्यायाम की शिक्षा। दरअसल इस पीरियड में नागरिकों के लिए शारीरिक और चारित्रिक, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एथेंस में प्रचलित थी, उसके विकास की योजना है। लेकिन यहाँ पर शारीरिक शिक्षा को थोड़ा सा केवल शरीर को पुष्ट नहीं करना है, शरीर को जो है शक्तिशाली और बलिष्ठ नहीं बनाना है, परंतु कुछ गुण को भी जो है समाहित करना है, जिसमें साहस, धैर्य, सहिष्णुता, ये सारी चीजें, ये गुण जो है उसको भी ग्रहण करना है, और साथ साथ चारित्रिक दृढ़ता, चाहे चरित्र को भी विकसित करना। उसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से संगीत और साहित्य को जगह दी। 18 वर्ष तक चलने वाली शिक्षा के बाद 2 साल की अनिवार्य शिक्षा सभी लोगों के लिए, 18 से 20 वर्ष की, ठीक उसी तरह जिस तरह से एथेंस में थी, वो सैनिक शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर आकर के प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो जाती है। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो जाती है और इसके बाद जो शिक्षा चलने वाली है वो उच्च शिक्षा है। इसीलिए 20 वर्ष के बाद एक परीक्षा होती है। जो लोग उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वही लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और जो लोग अनुत्तीर्ण हो जाते हैं वो मूलतः रक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग के कार्यों को निष्पादित करते हैं। उत्पादक वर्ग और रक्षक वर्ग की शिक्षा यहाँ पर समाप्त हो जाती है, और उच्च शिक्षा केवल और केवल शासक वर्ग के लिए रहती है। तो उच्च शिक्षा के भी 2 पार्ट हैं, 2 हिस्से हैं। उच्च शिक्षा 20 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक चलती है। कहने का मतलब 10 वर्ष का अंतराल है। 10 वर्ष की शिक्षा दी जाती है उच्च शिक्षा। इसमें मूल रूप से गणित, ज्योतिष शास्त्र और तर्कशास्त्र पढ़ाए जाते हैं, जो लोगों की तार्किक और बौद्धिक शक्ति को विकसित करने में सहायता दी। 10 साल की रिगरस पढ़ाई के बाद फिर एक परीक्षा होती है, और जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं वो साधारण अधिकारी के पद पर नियुक्त होते हैं, और जो उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं उनके लिए फिर से 5 वर्ष की शिक्षा दी जाती है। और ये शिक्षा में जो मूल पाठ्यक्रम है उसमें द्वंद्ववाद की शिक्षा है। द्वंद्ववाद वो पद्धति है जिससे सत्य को जाना जा सकता है, जिससे विचार के शुद्ध रूप को जाना जा सकता है। और दरअसल शासक वर्ग की इन्हीं गुण के कारण प्लेटो शासक वर्ग को निरंकुश शक्तियां प्रदान करता है, क्योंकि वो ये अपेक्षा करता है कि शासक ही जानता है कि उसके नागरिकों का उद्धार या कल्याण किसमें है, क्योंकि उसे ही सत्य के शुद्ध रूप को, जो विशुद्ध रूप है, जो अंतिम रूप है, शुभेच्छु के आइडिया या विचार का जो शुद्ध रूप है, उसके दर्शन हो पाते हैं। और वही जानता है कि लोगों को किस मार्ग पर ले जाया जाए जिससे उसका नैतिक आध्यात्मिक उन्नयन हो सके। तो 5 वर्ष की द्वंद्ववाद की शिक्षा के बाद फिर वो वहाँ से निवृत्त होते हैं और वो शासन के कार्यों में अपना योगदान देते हैं। लेकिन शिक्षा यहाँ पर समाप्त नहीं होती। ये सैद्धांतिक शिक्षा 35 वर्ष तक प्राप्त करने के बाद अगले 15 वर्ष वो व्यवहारिक रूप से इस सैद्धांतिक शिक्षा के आधार पर शासन का संचालन करते हैं, और इस दौरान वो व्यवहारिक
अनुभव प्राप्त करते हैं, व्यवहारिक गुणों को ग्रहण करते हैं, और 50 वर्ष के बाद वो फिर व्यवहारिक कार्य को त्याग करके और फिर जो है वह सत्य की खोज में लग जाते हैं। और तो इस तरह से जो है प्लेटो की शिक्षा प्रणाली अनवरत चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये साधारण रूप में प्लेटो का शिक्षा की व्यवस्था की रूपरेखा है। इसके कुछ विशेषताएं हम यदि इसमें ढूंढने की कोशिश करें तो क्या है जिसका आज भी बहुत महत्व है। सबसे पहले तो हम देखते हैं इनकी 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 विशेषताओं को देखें तो सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने उस काल में, आज से 5000 साल पूर्व, उन्होंने एक कल्पना की कि शिक्षा का उद्देश्य जो है वो व्यक्ति का चारित्रिक, मानसिक और शारीरिक तीनों विकास से इसका संबंध है। और इसीलिए उन्होंने शिक्षा को एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया, और इसीलिए उन्होंने पाठ्यक्रम भी इस प्रकार से चुने कि उचित आयु में उचित प्रकार के पाठ्यक्रम का उन्होंने निर्धारित किए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इन्होंने शिक्षा को लोगों के या समाज के या परिवार के दायित्व के रूप में नहीं छोड़ा, बल्कि इसे राज्य का एक दायित्व के रूप में स्वीकार किया। आज भी शिक्षा की जो सबसे बेहतर प्रणाली है वो राज्य नियंत्रित ही प्रणाली। तीसरी चीज, इन्होंने अनिवार्य शिक्षा पर भी बल दिया। सभी वर्गों के लिए इन्होंने शिक्षा को अनिवार्य बताया। 14 से लेकर के 18 वर्ष तक की शिक्षा जो है वो सभी वर्गों के लिए इन्होंने सजेस्ट किया। तो अनिवार्य शिक्षा की बात इन्होंने स्वीकारी, ऐसा कोई नागरिक न हो जिसको शिक्षा से वंचित रहे। एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी विचार था 5000 साल पूर्व जो उन्होंने रेखांकित किया और जिस पर बल दिया, वो था कि स्त्रियों को समान शिक्षा का अधिकार, स्त्रियों को हर प्रकार की शिक्षा में सहभागिता, हर वर्ग में उनको समान अधिकार की बात जो है प्लेटो करता है। और इसलिए शिक्षा के संदर्भ में भी वो हर प्रकार के शिक्षा में जो है स्त्रियों की सहभागिता, यदि वो शासक वर्ग को बिलोंग करती है या शासक वर्ग के जो गुण है वो उस गुण उसमें है तो उसे शासक वर्ग की शिक्षा दी जानी चाहिए, और यदि उत्पादक वर्ग है, रक्षक वर्ग है तो उसे रक्षक वर्ग और उत्पादक की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। तो इस तरह से कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो है हमें देखते, लैंगिक समानता, अनिवार्य शिक्षा, राज्य द्वारा नियंत्रण और शिक्षा का उद्देश्य, जो विशेषताएं हैं ये मूल रूप में जो है वो इंगित की जा सकती हैं। लेकिन इनकी शिक्षा पद्धति की कुछ कमियां भी थी, उसको भी देख लें हम लोग। आलोचनाएं भी बहुत की गई। सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए बहुत खर्चीली प्रक्रिया भी है। सबके बस की बात नहीं है इतने लंबे समय तक शिक्षा ग्रहण करते रहे। शिक्षा व्यवस्था में उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा की उपेक्षा है। उत्पादक वर्ग को भी जो शिक्षा दी जा रही है वो वैसी शिक्षा है जिसका उत्पादन की तकनीक से कोई संबंध नहीं है। इसलिए उत्पादक सबसे बड़ी आलोचना की जाती है कि जो उत्पादक वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है और जिस पर जो है पूरे समाज के लिए जो है उत्पादन करने का, उपभोग की वस्तु के निर्माण का दायित्व है, उसके शिक्षा की घोर उपेक्षा की गई है। एक बड़ी आलोचना की जाती है कि शिक्षा में व्यक्ति के विकास को महत्व न दे करके राज्य के विकास को महत्व दिया गया है।
इसलिए शिक्षा उस दृष्टि से दी जा रही है जिससे राज्य का उद्धार हो, व्यक्ति का उद्धार नहीं। व्यक्ति के उद्धार पर या व्यक्ति के गुणों के विकास पर जो है बल नहीं है, बल्कि व्यक्ति के उन गुणों का विकास करना है जो राज्य के लिए उपयोगी है या राज्य के निर्माण के लिए उपयोगी है। एक और बात कही जाती है, आलोचना की जाती है कि साहित्य, कला, संगीत, इस सभी पर राज्य का नियंत्रण चाहता है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि नियंत्रण जो है वो सृजनात्मकता का विरोधी है। जब आप नियंत्रित करते हैं तो उसमें क्रिएटिविटी गुम हो जाती है, और ये उस पर नियंत्रण करना चाहता है जो कि आधुनिक दृष्टिकोण से, आधुनिक कला के विचार से ये उचित नहीं है। एक और बात है कि 35 साल तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति में कुछ नवीन करने की का उत्साह जो है, नवीन करने का उत्साह, कुछ नयापन, कुछ क्रिएट, ऐसी चीज क्रिएट करें जो पहले नहीं थी, ऐसा उत्साह नहीं रह जाता। तो इस तरह की कुछ आलोचनाएं हैं, लेकिन इन सारी आलोचनाओं के बावजूद प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यह अपने काल की बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा थी, जिसमें उन्होंने 2-3 बहुत ही ऐसे पहलू पर बल दिया जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, उतनी ही प्रासंगिक है, जैसे उच्च शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा, दोनों ही शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण में हो, ताकि लोगों को समान शिक्षा दी जा सके। शिक्षा केवल धनाढ्य वर्गों का ही अधिकार बनकर न रह जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि अनिवार्य शिक्षा, सभी लोगों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। और तीसरी बात जो है स्त्रियों के लिए समान शिक्षा। ऐसे क्रांतिकारी विचार जो है उन्होंने दिए। इसलिए प्लेटो की शिक्षा प्रणाली, शिक्षा के विचार का अच्छा खासा महत्व है, उसको नकारा नहीं जा सकता। थैंक यू।